हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट कर रखा था ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट, और उसके अंदर हमने 11th क्लास की जो ल्यूसेंट फिजिक्स है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा था। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी 12th क्लास के ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन के लिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का जो अपना ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट है उसको। अपना ये जो दिया गया है, ये दिया गया है अपने को 30 नंबर जो चैप्टर है वो दिया गया है। इसके अंदर अपन सैद्धांतिक एवं आंकिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर किया है परीक्षा ऐप ने। अगर आपको नेवी, एयरफोर्स, एनडीए से संबंधित यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप और कोड यूज कीजिए अग्रवाल 40, तो आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए परीक्षा ऐप को। अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज 30 नंबर चैप्टर, जो कि अपना पेज नंबर है 172, उससे स्टार्ट करते हैं सैद्धांतिक प्रश्न से। तो सैद्धांतिक प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अपनी 12th क्लास की जो ल्यूसेंट फिजिक्स है उसका सॉल्यूशन पार्ट आज कर रहे हैं। पहला अपने को दिया गया है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो हमने जब आवेश की डेफिनेशन पढ़ी थी, आवेश के बारे में बेसिक जानकारी हमने जब पढ़ी थी, तब हमने ये पढ़ा था कि जब एक आवेश स्थिर होता है तब वह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि आवेश गतिमान हो तो वह क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब आवेश त्वरित होता है तब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा गया है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश अपना क्या उत्पन्न करता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सभी का चेक करेंगे कि इसका मात्रक कौन सा नहीं हो सकता। वैसे चाहें तो अपन इसको फॉर्मूलों की मदद से भी कर सकते हैं, और वैसे चाहें तो अपन इसे विमा की जो अनुप्रयोग होता है उसकी मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपने को ए ऑप्शन दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q, एक तो ये फॉर्मूला होता है। और एक अपन जानते हैं E = क्या होता है, -dV/dr। ये अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तब पढ़ रखा है विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध से। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूं बल का मात्रक क्या होगा, अपना न्यूटन होगा, और आवेश का मात्रक अपना क्या होगा, कूलाम होगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये अपना एक ऑप्शन हो सकता है। 2 नंबर अगर मैं देखूं तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और जो दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन गया, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए अपने। तो अपना पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स। तो अपना जो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 नंबर दे रखा है जूल प्रति कूलाम। तो देखिए ये बात समझिए, अगर मैं इसको क्या काम करता हूँ, मीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मीटर से मैंने क्या कर दिया, अंश व हर को गुणा कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। न्यूटन इंटू मीटर क्या बन गया, जूल। ये बन गया कूलाम इंटू मीटर बन गया। तो ये भी अपना क्या बन गया, एक मात्रक बन गया। लेकिन 2 नंबर जो बी नंबर ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर अपने को केवल और केवल दे रखा है जूल प्रति कूलाम, और वहां पर ये जो मीटर है ये मिसिंग है। तो इसलिए जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं हो सकता, और बी ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक है। तो सेम का सेम क्वेश्चन है। ऊपर वाले के अंदर अपने को पूछ रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, और 3 नंबर में पूछ रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है। तो अगर मैं देखूं 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन दे रखा है कूलाम इंटू मीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए अभी अभी अपन ने पढ़ा था E = क्या होता है, F/Q होता है। अगर मैं इससे देखूं तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो ये क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम बन गया। तो इस हिसाब से अगर मैं चेक करता हूं तो इसका जो ए बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 अपने को दे रखा है SI पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अपन ने जब कूलाम का नियम पढ़ा था तो कूलाम के नियम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, F = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²।
ये अपन ने कूलाम के नियम में पढ़ा था। यहाँ पर इसको के यानी स्थिर वैद्युतिक नियतांक बोलते हैं। अपने को क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो मैंने एप्सिलॉन नॉट को क्या किया, यहाँ डिवाइड में था, ये यहाँ के मल्टीप्लाई में हो गया, 1/4 पाई f बन गया, ये बन गया Q1 Q2 और अपन में क्या बन गया, R² बन गया। अब मुझे इसका मात्रक निकालना है, तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे समझिए। ये 1 है, ये Q1 इंटू Q2 है, तो यहाँ पर कूलाम इंटू कूलाम क्या बन गया, कूलाम का स्क्वायर बन गया। डिवाइड मैंने किया तो 4 पाई तो मात्रक हीन होता है, f यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये क्या बन गया, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर कितना बन गया, -2 बन गया। और ये अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो अपना क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दिया जाता है। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो आवेश होते हैं जो स्थिर अवस्था में होते हैं, उनके मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है वो बल किसके द्वारा दिया गया था, कूलाम के द्वारा, यानी कूलाम बल द्वारा दिया जाता है। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। यानी आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 अपने को दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मूल आवेश भी कहते हैं, मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बात भी अपन जानते हैं। अगर ऑप्शन में देखें तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r हो सकता है। तो अपन जानते हैं जो एप्सिलॉन r होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है और अनंत तक हो सकता है। जैसे धातु होती है, धातुओं के लिए एप्सिलॉन r यानी पैरावैद्युतांक होता है, उसका मान अनंत होता है। तो 0 से अनंत के मध्य होता है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। ए नंबर ऑप्शन दे रखा है अपने को -1। -1 नहीं हो सकता, कारण क्या है, क्योंकि इसका मान 0 से बड़ा होगा। बी 0 भी नहीं हो सकता। सी दे रखा है 0 से 5 के मध्य और अगला दे रखा है 5। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, इस बात को गौर कीजिए। इसके अंदर अपने को दे रखा है 0 और 5 के मध्य, यानी 0 भी शामिल किया गया है और 5 भी शामिल किया गया है, लेकिन इसका मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं डी नंबर, तो डी नंबर में केवल और केवल 5 दिया गया है और 5 अपना ऑप्शन हो सकता है जो कि 0 से बड़ा है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूंगा तो डी नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या दे रखा है, धातुओं के लिए पैरावैद्युतांक का मान यानी एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अपना इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये बात अपन थ्योरी के अंदर पढ़ चुके होते हैं और पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने ये बात आपको बताई है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूंगा तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कीजिए। 9 क्या दे रखा है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए अपने को पूछ रखा है उन पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। तो देखिए विद्युत बल का अगर विद्युत क्षेत्र में बल मान देखता हूं मैं, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, विद्युत बल F = क्या होता है, Q × E होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। F = क्या होता है, Q × E। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो F वेक्टर = Q × E वेक्टर। अगर मैं प्रोटॉन पर लगने वाला बल देखूंगा तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो आ जाएगा प्रोटॉन का आवेश, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, स्मॉल ई से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखता हूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर -e वेक्टर आ गया। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए, इन दोनों के जो बल लग रहे हैं इनके परिमाण तो क्या है, समान है, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं, बल की जो दिशाएं होगी वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप देखिए अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूंगा तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन दे रखा है कि दोनों बलों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सवाल देखिए बढ़िया सवाल अपने को दे रखा है। तो मैं इस सवाल को समझने के लिए क्या करता हूँ, एक विद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट बना दी। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया। मुझे क्या करना है, इसका पथ ज्ञात करना है। किसका, अगर क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है,
तो क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर प्रवेश करवा दिया और वो भी क्या किया, विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में। तो एक बात समझिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो आकर्षण के कारण इसका जो पथ है वो लगातार ऐसा इस पर टाइप से होता जाएगा, और इसका जो पथ होगा वो किस प्रकार का बन जाएगा, देखिए समझिए थोड़ा सा। ये जो पथ है वो कैसा है, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी परवलयाकार पथ लिए हुए है। तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, अपना परवलयाकार या पैराबोला बनाता है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। एक पृथक चालक गोले को धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल। देखें तो अगर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर यूज करते हैं, अपन ना धनावेश और ऋणावेश का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपन जब थ्योरी पढ़ते हैं तब अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर धनावेश कब आता है, जब उस वस्तु से क्या कर दिया जाए, जब मान लीजिए ये कोई वस्तु है, अगर मैं क्या करता हूँ इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और यदि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये अगर मुझे किसी वस्तु पर धनावेश देना है तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी करनी पड़ेगी। इतनी बात तो क्लियर हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, वहां से बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी अपन जानते हैं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो द्रव्यमान होगा उसमें क्या आ जाएगी, अपनी कमी आ जाएगी। और अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तब उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी ऋणावेशित जब किसी वस्तु को किया जाता है तब उसके मास में इंक्रीज होता है, मास बढ़ता है। और यदि उसको धनावेशित किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, तब उसके जो मास होता है उसके अंदर डिक्रीज होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 अपने को क्या दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की अपने को डायमेंशन यानी विमा ज्ञात करनी है। अपन ने मात्रक इसका पहले ज्ञात कर लिया था। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझिए। अपन जानते हैं 1F = क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, R² होता है। तो अब एक बात समझिए, अपने को एप्सिलॉन नॉट की फाइंड आउट करनी है। तो एप्सिलॉन नॉट = क्या आ गया, 1/4 पाई आ गया, और यहाँ पर आ गया बल F, और ये आ गया Q1 Q2 R² आ गया। मुझे क्या करना है, इसका मात्रक विमा ज्ञात करनी है। मात्रक अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो विमा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है। मुझे इसकी विमा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1 होती है, और यहाँ पर पावर मैंने कितनी बना दी, 2 बना दी, क्योंकि यहाँ पर आवेश × आवेश दिया गया है, डिवाइड में 4 पाई। ये तो क्या है, मात्रकहीन है, विमाहीन है। बल की विमा क्या होती है बताइए, M1 L1 T-2 होती है। और लंबाई की विमा क्या होती है, अपनी L2 होती है। अब देखिए इसको पूरे को सोल्व कर लीजिए, जो भी होगा अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो ये क्या बन गया, देखिए A2 T2 बन गया ऊपर वाला, डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया, अपना M1 L3 T-2 बन गया। अब इसको क्या करते हैं, अपन सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए M की पावर कितनी बन गई, -1 बन गई, L की पावर -3 बन गई, T की पावर 4 बन गई, और A की पावर क्या बन गई, 2 बन गई। अब इसको सोल्व करना आप अच्छे से जानते हैं, सभी मैथ के स्टूडेंट हैं, मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो देखिए इसके अंदर अपने को ऑप्शन नंबर C जो दिया गया है वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होता है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बात तो मेरे बताने वाली है ही नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, स्थिर वैद्युतिक नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं स्थिर वैद्युतिक नियतांक जिसको अपन K से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = होता है 9 × 10⁹। अगर मैं इसका मात्रक देखूं तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूंगा तो इसका जो B नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा, 9 × 10⁹। यहाँ केवल अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत तीव्रता की इकाई होती है। तो ये सवाल तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। विद्युत तीव्रता की इकाई यहाँ पर वोल्ट में दे रखी है, तो अपन यहाँ पढ़ते हैं E = होता है -dV/dr, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ तो इसका जो B नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या दे रखा है, 3 × 10⁹ ESU कितने कूलाम आवेश के बराबर है। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको बोलते हैं, एक कूलाम इज इक्वल टू क्या होता है अपना 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो ये चीज़ तो अपन पढ़ चुके होते हैं थ्योरी के अंदर भी। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूंगा तो इसका ये नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 16, कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है, देखिए अपने को ज्ञात क्या करना है, विभव और किसके अंदर संबंध पूछ रखा है, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र और विभव में अपन संबंध जानते हैं, E = क्या होता है -dV/dr होता है, लेकिन यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रखा है तो -dV/dx आ गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूँ तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 अपने को क्या कहा गया है कि डी बाई किसका मात्रक होता है। तो अपन पढ़ चुके हैं डी बाई जिसको अपन कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका मात्रक होता है, विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है, डी बाई होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डी बाई होता है। ये अपन बात मेनली केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर अपन डी बाई का यूज नहीं करते। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका वेग क्या हो जाएगा। देखिए अपन ये पढ़ा है अपन ने कि F वेक्टर यानी जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, Q × E वेक्टर होता है। जहां पर E वेक्टर अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र है, Q क्या है, आवेश है, और F वेक्टर क्या होता है, विद्युतीय बल होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -E × E वेक्टर बन जाएगा। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया अपना, -E होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो अपना बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा में लगेगा तो इसके कारण इसका जो वेग होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वेग क्या होगा यहाँ पर अपना कम होता जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन तो इसके अंदर दिया गया नहीं है, इसके अंदर रिक्त स्थान दिया गया है, तो वेग क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है। पहला ए ऑप्शन ये बन गया। 2 नंबर क्या दे रखा है, विद्युतीय क्षेत्र की अगर लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा तब कैसा इसका पथ होगा। तो जब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो क्या होता है, देखिए समझिए। तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, -E × E वेक्टर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इसकी जो दिशा होगी, मतलब जैसा इसका पथ है वैसा का वैसा रहेगा। पहले इसका जैसा पथ था, जैसे सरल रेखीय पथ है, तो वैसा का वैसा इसका पथ रह जाएगा। लेकिन जब यह लंबवत प्रवेश करता है तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि अपन ने 2 प्लेटें ली थी, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कौन सी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया, प्रवेश करवाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट होगी उसकी ओर आकर्षित होगा और नेगेटिवली चार्ज प्लेट से प्रतिकर्षित होगा, जिसके कारण इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है अपना, परवलयाकार होता है। तो इस कारण इसका पथ परवलयाकार हो जाएगा जब लंबवत प्रवेश करेगा, और जब यह क्या करता है, इसकी दिशा में प्रवेश करता है, तब इसका पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखीय पथ होता है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर आप पुट कर लेना जो भी है अपना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोई यदि आवेश और विद्युतीय क्षेत्र समान हो तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के होता है। देखिए समझिए सवाल के अंदर क्या दे रखा है। सवाल के अंदर क्या कह रखा है, यदि आवेश एवं विद्युतीय क्षेत्र समान है, यानी Q और E की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो क्या है, इक्वल है। अपन जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, Q × E होता है, और यहाँ से अगर मैं निकालूं तो M में आ गया और यहाँ आ गया Q × E आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के क्या होगा, कितना गुना होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दूं तो एक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE/m आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल पुट कर देता हूँ, तो देखिए समझिए ए इज इक्वल टू मैंने इसको पुट कर दिया Q² ये क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, जो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपना 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रखा है समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के बारे में। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो त्वरण होगा वो द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो अगर इसके अंदर ब्लैंक जो दिया गया उसके अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा।
चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न है वो अपन अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज हमारे 20 क्वेश्चन है वो सैद्धांतिक कंप्लीट हुए हैं। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो ल्यूसेंट फिजिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।